हेलो फ्रेंड्स, आइए आगे बात करते हैं हरमन सिंगल फैक्टर की। हरमन सिंगल फैक्टर एक बहुत ही पॉपुलर टेक्निक रही है कॉमन मेथड बायसनेस के लिए। और हालांकि अब तो ये बिल्कुल हो चुका है कि ये इफ़ेक्टिव नहीं है टेक्निक, पर स्टिल आपको पेपर्स मिल जाएंगे जो आज भी इसको ज़रूर यूज़ करते हैं। कुछ स्टैटिस्टिक्स में ऐसा है फ्रेंड्स कि जो भी चीज़ सिंपल होती है ना और जो इनिशियल होती है वो पॉपुलर हो जाती है। चाहे वो मीडिएशन के अंदर बैरन एंड कैनी अप्रोच हो या सीएमबी के अंदर हरमन सिंगल फैक्टर हो। इसका कहना क्या है इस अप्रोच का कि आप अपने जितने भी लिकट स्केल पे क्वेश्चंस हैं आप उनको लीजिए और एक ईएफए रन कर दीजिए और एक ही फैक्टर को एक्सट्रैक्ट कीजिए। और अगर उसमें मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ वेरिएंस उसमें आई तो इसका मतलब है आपके किसी तरह का कोई कॉमन मेथड बायसनेस है। ठीक है, अब ये एक बड़ा ड्यूबियस सा है, मेजॉरिटी क्या कितनी है, मेजॉरिटी पता नहीं। करते कैसे हैं ये देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ, एक फ़ाइल है मेरे पास जो मैंने स्पेसिफिकली इसी चीज़ के लिए बनाई है। इसका नाम है मार्कर। इसके अंदर मैंने रखे हैं अपने सेटिस्फैक्शन लीड्स टू लॉयल्टी। सेटिस्फैक्शन की 4 स्टेटमेंट है, लॉयल्टी की 4 स्टेटमेंट है और एक मार्कर वेरिएबल है जिसकी 3 स्टेटमेंट है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, इन सब के ऊपर एक बार ये फिर रन कर देता हूँ मैं। सो डायमेंशन रिडक्शन फैक्टर, अब क्योंकि हरमन सिंगल फैक्टर तो एक अप्रायरी है, मतलब ये 3 नहीं होंगे मेरे पास, मार्कर मैंने नहीं किए हैं, मैंने सेटिस्फैक्शन लॉयल्टी इनको मेजर किया, दैट्स इट। ओके, उसके बाद हम यूज़ करते हैं फैक्टर एनालिसिस और इन सब को डाल देता हूँ मैं फैक्टर एनालिसिस के अंदर। अगर आपके पास 4 5 6 जितने हैं आप डाल दीजिए और एक्सट्रैक्शन में एक फैक्टर को एक्सट्रैक्ट कर दीजिए। राइट, कंटिन्यू, ओके, कोई रोटेशन नहीं, कुछ नहीं करना। और आप एक देखिए कितना यहाँ पर एक्सप्लेंड है, मेरा 55 है। 55 है तो अब कईयों ने अपने आप ही मान लिया कि मोर देन 50 मेजोरिटी है या मोर देन 60 मेजोरिटी है, कितना। तो लेकिन इनका ये कहना है कि अगर मेजोरिटी के अंदर आपका मिले इसमें एक ही फैक्टर से मेजोरिटी एक्सप्लेन हो जाए तो फिर ये आपका, इसका मतलब ये इंडिकेशन है कि आपके किसी तरह की कोई बायसनेस है, कौन फैक्टर बायसनेस इसको बोल देते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें कई प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम तो इसमें ये हुई कि अगर हमने मान भी लिया कि ये अप्रोच ठीक है तो वो कंट्रोल कैसे हुआ। आपने तो ये कह के छोड़ दिया ना कि जी इसमें तो बायसनेस है, ठीक है बायसनेस, अब क्या करें आगे, कोई इसमें कोई सोल्यूशन नहीं है इस चीज़ का। तो बहुत सारे ऑथर्स ने लिखा कि ये तो एक्चुअली एक तरह का डायग्नोस्टिक टेस्ट है, क्या है या नहीं है। सेकंड, आपको देखिए अभी मैंने सिर्फ 2 कंस्ट्रक्ट लिए ना तो एक आ गया, लेकिन अगर मैं 40 स्टेटमेंट लूँगा, आपने ध्यान दिया होगा कि आपकी जितनी स्टेटमेंट ज़्यादा हो फैक्टर, शुरू में तो देखिए 40 स्टेटमेंट है तो 40 फैक्टर आते हैं, 20 है तो 20 फैक्टर आते हैं, ये तो आपको पता होगा फैक्टर एनालिसिस का। अब जब आप एक में करेंगे ना तो भी एक नहीं आएगा, वहाँ 4 5 6 आएंगे अगर आपकी जितनी स्टेटमेंट ज़्यादा है। इसका मतलब ये तो नंबर ऑफ स्टेटमेंट पे डिपेंड करेगा। अगर स्टेटमेंट ही मैंने 8 ली हैं तो ऑब्वियसली एक के अंदर सारी आ जाएंगी, लेकिन स्टेटमेंट 40 होंगी तो आपके 5 6 फैक्टर ऐसे आएंगे जो आइगन वैल्यू 1 से ज़्यादा है। तो इसका मतलब अगर आप एक एक्सट्रैक्ट करें तो वो खुद में मेजोरिटी तो आएगा लेकिन 50% से ज़्यादा वो नहीं आएगा इस केस में। ये तो बताया ही नहीं इन्होंने कितना वेरिएंस है, पर चलो 50 फिर भी अगर मान लें तो भी ये थोड़ा वहाँ पर इशू है। सेकंड, जितनी ज़्यादा स्टेटमेंट होंगी फैक्टर एक नहीं रहेगा, एक से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये फैक्टर तो एक्चुअली लगभग आपको हमेशा ये बताएगा कि कोई कॉमन मेथड बायसनेस नहीं है। ऐसा ही होता है, आप 4 5 कंस्ट्रक्ट लेके काम करते हैं, आपके पास 30 35 40 स्टेटमेंट तो होती हैं। तो अगर आप ये फिर रन करेंगे, आपका पहला फैक्टर आएगा, मेजोरिटी तो आएगा 30 40% आएगा, तो आप हमेशा कंक्लूड करेंगे कोई कॉमन मेथड बायसनेस नहीं है। या जो छोटे सैंपल पे काम कर रहे हैं, मेरे पास 2 ही कंस्ट्रक्ट हैं, 8 स्टेटमेंट हैं तो आ गया 50 से ज़्यादा। पर अब भी ये थोड़ी बताया कि कैसे उसको कंट्रोल करें, तो इसीलिए इसको तो बिल्कुल सिरे से रिजेक्ट कर दिया लोगों ने कि ये तो बेकार है, आप इसको प्लीज़ रेफर ना करें, कोई तुक नहीं है। सेकेंड एक आता है कोरिलेशन मार्कर जो हम बाद में यूज़ करेंगे लिंडल की अप्रोच में। अभी हम चलते हैं पार्शियल कोरिलेशन से। सो अपनी लगभग सभी वर्कशॉप में मैं बताता हूँ कि पार्शियल कोरिलेशन इज़ द गेटवे ऑफ मल्टीपल रिग्रेशन। तो पार्शियल कोरिलेशन को समझने के लिए हम एक बारी क्विकली ये देख लेते हैं। मेरे पास ये कार डाटा है जो एसपीएसएस के सैम्पल फोल्डर के अंदर ही है। इसके अंदर कुछ वेरिएबल्स हैं कार से रिलेटेड, मैं अभी ले रहा हूँ एमपीजी माइल्स पर गैलन, जो कि व्हीकल की फ्यूल एफिशिएंसी है, वो डिपेंड करती है हॉर्स पावर पे। तो देख लेते हैं इसमें क्विकली एक बार रिग्रेशन रन करके किस तरह के रिजल्ट आते हैं।
सो MPG डिपेंड्स ऑन हॉर्स पावर, और कुछ भी और नहीं कर रहा मैं, क्लिक ऑन ओके। कहाँ है आउटपुट हमारा? आउटपुट ये आ गया हमारा। R है 0.6, गुड, अच्छा है। अनोवा सिग्निफिकेंट है, कांस्टेंट सिग्निफिकेंट है, हॉर्स पावर सिग्निफिकेंट है, और 37% वेरिएंस एक्सप्लेन करता है। अगर हम सिर्फ एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट लें तो 37% R² है और सिग्निफिकेंट है, राइट। अब हम इसी में सिर्फ एक चीज़ ऐड कर देते हैं। हॉर्स पावर से पहले मैं कंट्रोल वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट्स से कर्व वेट, ये ले लिया। और अब नेक्स्ट करके अब ये बन गया हायरार्किकल रिग्रेशन। तो इसका मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप कॉमन मेथड बायसनेस के अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपको पीछे के सारे कंसेप्ट्स की क्लैरिटी है, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अगर अब आप मेरे से पूछें कि ये क्या चीज़ होती है, R² चेंज, पार्ट एंड पार्शियल कोरिलेशन, तो सही नहीं रहेगा। ओके, अगर मैं कर्व वेट को यूज़ करता हूँ, कर्व वेट की प्रेजेंस में हॉर्स पावर कितना एक्सप्लेन करता है? 2% एक्सप्लेन करता है। तो अगर आप कुछ भी नहीं लेते हैं, आप बोलते हैं कर्व वेट है, तो कर्व वेट नहीं है तो 37% है, ऑब्वियसली यहाँ देखिए 37% एक्सप्लेन करेगा। लेकिन अगर आपने एक भी पार्शियल कोरिलेशन ले लिया है, कंट्रोल वेरिएबल ले लिया है, तो आप पाएंगे यहाँ पे उसके मीनिंग चेंज हो गए हैं। सिग्निफिकेंट अभी भी है लेकिन 37 नहीं, सिर्फ 2% एक्सप्लेन कर रहा है। तो यही यहाँ पे आप देख पाते हैं। अगर मैं कहूँ कोई भी और कंट्रोल वेरिएबल नहीं है तो है 0.6 हमारा जो कोरिलेशन है। जीरो ऑर्डर मतलब जब कोई कंट्रोल नहीं है, और पार्शियल मतलब जब हमने किसी तरह की कंट्रोलिंग कर दी है। पार्शियल मतलब जो बचा हुआ है, टेकिंग अवे द इफेक्ट ऑफ कंट्रोल वेरिएबल फ्रॉम द डिपेंडेंट एज वेल एज इंडिपेंडेंट। तो जो बचा 0.2 का स्क्वायर करें 4% या 5%, बहुत ही कम हो गया ना ये तो R² इसका 2% हुआ एक्चुअली। तो इसका मतलब ये हुआ, जब भी आप कंट्रोल वेरिएबल यूज करेंगे तो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट में से उस कंट्रोल वेरिएबल का कंट्रीब्यूशन बाहर आ जाता है। अब इस कंटेक्स्ट में अब आप ये समझिए, पहले सबसे पहले दिया गया इस तरह का कि आपके पास एक A है, B है, एक आपके पास कोई नॉन है। आप कर सकते हैं मेजर, कैसे करें? या तो जनरल फैक्टर कर लीजिए। जनरल फैक्टर कैसे काम करेगा? आप ये फिर रन करें, पहले फैक्टर को रख लीजिए और उसमें दोनों को आप कंट्रोल की तरह यूज कर लीजिए। अभी करके देखते हैं इसको। या सोशल डिजायरेबिलिटी, बट डू यू अंडरस्टैंड, इट्स अ बॉक्स। बॉक्स का मतलब है वैल्यू गिवन है हमारे पास, तो मैं इनको यूज कर रहा हूँ MPG, हॉर्स पावर, वेट को ऐसे ही यूज कर सकता हूँ। एमओस की जरूरत नहीं है, ये मेरे पास अवेलेबल है। ये सबसे पहले चले। अब ये आ गया, अच्छा निकालें कैसे सोशल डिजायरेबिलिटी? तो लोगों ने कहा उसके हम स्केल दे देते हैं, आप उसकी एक वैल्यू निकाल लो और वैल्यू निकाल के आप उसको एज कंट्रोल वेरिएबल यूज कर लीजिए। जैसे मैंने अभी इस एग्जाम्पल में कर्व वेट को एज ए कंट्रोल वेरिएबल यूज किया। इसका मतलब आपके पास कम से कम फिर यहाँ पर एक होना चाहिए कॉलम कंट्रोल वेरिएबल का। बिल्कुल कर सकते हैं, अभी देखते हैं उसको कैसे करेंगे। नेक्स्ट आया हमारे पास अनमेजर्ड है, हमें नहीं पता कौन सा है, तो हम क्या करते हैं, एक सर्कल बनाएंगे और इससे सारे हम कनेक्ट कर दें आपस में, इससे निकाल लें हम अनमेजर्ड, इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये है जो प्रोफेसर गैस्किन ने काफ़ी एक्सप्लेन किया है, इसकी भी बात करते हैं। और थर्ड है हमारा नॉन है मार्कर वेरिएबल, जो हमें लिंडल वगैरह ने दिया था कि आप इसको ले लीजिए इसको और फिर इसका इफेक्ट देखिए। तो इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, पहले आप ये देखिए। कॉमन मेथड वेरिएंस जो है ये एक तरह का अनमेजर्ड है, लेटेंट है, जो इनसे बनेगा। यहाँ पर ये इनसे भी बनेगा और इनको इफेक्ट भी करेगा। ये है क्या, ये दो एरो जा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? ये सिंपली मल्टीकोलिनिटी को डिपिक्ट करता है, और रिग्रेशन इज नथिंग बट मल्टीकोलिनिटी। तो हम एक एक करके देखते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं अगर नॉन, इसमें हम कैसे काम करें। अगर मेरे पास सोशल डिजायरेबिलिटी है फिर तो मैं लगभग ऐसे ही काम कर सकता हूँ। तो मैं अपनी वो फाइल खोल लेता हूँ, फाइल है मेरे पास शायद खुली हुई है, मार्कर वेरिएबल, ठीक है। लेट्स अज्यूम इसमें मार्कर वेरिएबल 1 मेरा है, वैल्यू आ गई है। यहाँ 3 है, लेट्स से मेरे पास कोई तरीका है, मैं यहाँ पर उसकी एक वैल्यू निकाल लेता हूँ। फिर कैसे करेंगे, इनकी भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, सेटिस्फैक्शन रिलेबिलिटी की, और तब हम इसका मतलब चलो एज ऑफ नाउ आप ये मान लीजिए इन चारों का एवरेज लें, इनका एवरेज लें, इसका एवरेज लें, और इन दोनों के रिलेशन में इसको कंट्रोल कर दें, राइट। दैट कैन बी, मैं आपको तीनों में 1 में करके दिखा दूं ये चीज़। लॉयल्टी 1, सेटिस्फैक्शन 1, मार्कर 1, इन तीनों पे देखिए। कोरिलेशन के अंदर पार्शियल कोरिलेशन एक कंसेप्ट होता है। पार्शियल कोरिलेशन में मैंने कहा इन दोनों का कोरिलेशन कितना है वो बताओ मुझे, सेटिस्फैक्शन का, और मार्कर वेरिएबल को कंट्रोल कर दीजिएगा। और मैं यहाँ कर देता हूँ जीरो ऑर्डर पे। जीरो ऑर्डर का मतलब जब कोई कंट्रोल नहीं है, और पार्शियल का मतलब जब कंट्रोल है। तो हालांकि ये सिर्फ एक के बेस पे मैं कर रहा हूँ, देख लेते हैं क्या आता है।
अगर कोई कंट्रोल नहीं है तो हमारा है लॉयल्टी और सेटिस्फैक्शन का 0.3, कंट्रोल करने के बाद हो गया 0.29। ओके, दैट्स प्रेटी गुड। कम हुआ है लेकिन मामूली सा कम हुआ, ऑलमोस्ट नील कम हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर नहीं है कोई कंट्रोल वेरिएबल। आपको तरीका समझ आया? आपके पास जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कॉलम में होना चाहिए, इंडिपेंडेंट कॉलम में होना चाहिए और मार्कर भी कॉलम में होना चाहिए, तब आप पार्शियल कोरिलेशन चाहे आप ऐसे यूज कर लें, चाहे रिग्रेशन करके, और रिग्रेशन के अंदर भी एक ऑप्शन होता है, चाहे तो पार्शियल ऐसे यूज कर लें। ये कहाँ पे अवेलेबल होता है? एनालाइज, कोरिलेट, कोरिलेट के अंदर पार्शियल, या फिर रिग्रेशन में आप यहाँ देखिए स्टैटिस्टिक्स में होता है पार्ट एंड पार्शियल, इससे भी कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड तरीका है कि EFA को रन कर लीजिए। ओके, तो मैं अपना आ जाता हूँ मार्कर वेरिएबल पे, तो इसमें EFA रन कर दें। EFA अभी हमने रन किया था, दिस वन, और इसमें जितने भी इसके आते हैं बेस्ड ऑन द आइगन वैल्यू, ठीक है, रोटेशन भी कर देते हैं, वेरीमैक्स रोटेशन, और स्कोर को मैं सेव कर देता हूँ, रिग्रेशन मेथड से ही सेव कर देते हैं। 2 ही आने चाहिए शायद, हाँ 2 आ रहे हैं, 70%, दैट्स गुड एनफ। और क्या मेरे पास वैल्यू आ गई? वैल्यू आ गई है ये। इसका मतलब अब यहाँ पर, तो चलिए 1 मिनट के लिए जस्ट गिव मी ए मोमेंट। हालांकि ये सही तरीका नहीं है लॉयल्टी और इसके स्कोर निकालने के लिए, पर यहाँ सिर्फ एक बार हम चेक करने के लिए, डेमो पर्पज़ के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे मीन ऑफ ऑल ऑफ दिस, ये मीन पे काम करता है और इसमें कॉलन भी नहीं लगता है। ओके, और एक और हम बना लेते हैं अपना सेटिस्फैक्शन, सेट इज इक्वल टू, इनको हटा देते हैं, सेट 1 कोमा सेट 2 कोमा सेट 3 और सेट 4। ओके, देखिए अब आप थोड़ा सा इसको समझ पाएंगे। ये कार सेल्स को मैं बंद कर देता हूँ और हम आ जाते हैं इस फाइल में। देखिए सबसे पहले तो इसका आइडली या तो मैं ये CFA करके उसमें से इंप्यूट करके आऊँ, स्कोर कैसे आएगा ये अपने आप में एक अलग चीज़ है, मैंने इस पर एक अलग से एक वीडियो बनाया है। या तो आप एवरेज करके ले लीजिए पहला तरीका, या EFA करके ये रन किया है, ये तो अलग चीज़ है। तीसरा तरीका है कि आप CFA करके इंप्यूट कर दीजिए। हमें मतलब है कि पहला स्कोर एक्सट्रैक्ट कर लें, फिर इन दोनों के रिलेशन में इसकी वैल्यू को कंट्रोल कर दीजिए। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं पार्शियल कोरिलेशन में जाऊंगा और यहाँ पे सेटिस्फैक्शन कंट्रोल का वेरिएबल मुझे बताओ इनका आपस में कितना कोरिलेशन आएगा, और पहला जो फैक्टर है उसको कंट्रोल कर दीजिए। ये किसने दी अप्रोच? पोडस्कोफ 1985, ये उनकी अप्रोच थी। तो ओके, और मैंने वो नहीं किया इसका जीरो ऑर्डर, ठीक है जी। जीरो ऑर्डर पे इनका 57 और बाद में तो और बढ़ गया है, वाओ कंट्रोल करने के बाद और ज़्यादा बढ़ गया है इसका, बहुत आई है। क्यों बढ़ गया है? क्योंकि ये जो कंट्रोल किया है मैंने पहला फैक्टर, इस पहले फैक्टर में यही स्टेटमेंट तो है, दोबारा देखिए ये रही, एक के अंदर ये लॉयल्टी इस फैक्टर बनता है, सेटिस्फैक्शन ये फैक्टर बन रहा है, ये खुद ही इसके अंदर है, और इन्हीं को आपने कंट्रोल कर दिया, तो काफ़ी अलग अलग रिजल्ट आ गए। इसीलिए लोगों ने कहा ये बिल्कुल बेकार टेक्निक है, इसका कोई तुक नहीं बनता। क्योंकि पहले फैक्टर के अंदर आप एक चीज़ सोचिए, आपको क्या लग रहा है सिर्फ कॉमन मेथड बायसनेस आया है? एक्चुअल जितने मेन वेरिएंट थे, तो मेन वेरिएशन को यहाँ पर बोलते हैं सब्सटेंशियल वेरिएबल आपके, या सब्सटेंशियल कंस्ट्रक्ट, उनका इफेक्ट भी तो आ गया, रादर उन्हीं का इफेक्ट आ गया। इसीलिए जब आपने इनका आपस में कोरिलेशन किया और बाद में देखा ये कुछ का कुछ रिजल्ट आ रहा है, सो दिस टेक्निक इज नॉट गुड। तो ये वाला जो तरीका था ये जल्दी ही फ्लॉप शो हो गया, जनरल फैक्टर को करें या सोशल डिजायरेबिलिटी वगैरह। दूसरा तरीका जो प्रोफेसर गैस्किन बोलते हैं, तो अब हम क्विकली एक बार चलते हैं इसमें। तो देखिए ये प्रोफेसर गैस्किन ने तो एक्चुअली इसका एक वो भी दिया हुआ है, 2 है मेरे पास, सेटिस्फैक्शन लीड्स टू लॉयल्टी, और हम क्या करने वाले हैं एक कॉमन मेथड वेरिएंस। तो प्रोफेसर गैस्किन ने एक इसका प्लगइन दिया है, कॉमन लेटेंट फैक्टर। तो ये कैसे काम करता है आप देख लीजिएगा, उनके डाउनलोड कर लीजिएगा सर की साइट पे जाके, एक सर्कल बनाइए, इस पर क्लिक कर दीजिए, जब ये सिलेक्ट हो तब आप कर दीजिए कॉमन लेटेंट वेरिएबल, सबके एरो आ जाते हैं, इसके ऊपर 1 नाम CLF लिखा जाता है। ठीक है, क्या पर्पज़ है इसका? देखिए ये कंट्रोल कैसे करेंगे देख लेते हैं। सबसे पहले बिना उसके एक बार इसको रन कर दें हम, और इनकी वैल्यूज़ को आप चेक करें, 779817 और आपस में कोरिलेशन 0.7, ठीक है, सारा बढ़िया है। 0.7 से ज़्यादा है तो AVE और वो AV सब ठीक रहेंगे इसके, ऑलमोस्ट इनके भी ठीक है।
कोरिलेशन भी काफ़ी अच्छा है 0.7। अब हम करते हैं, ये तो है जब कोई भी आप किसी के लिए भी हमने कंट्रोल नहीं किया है। अब हम कंट्रोल कर लेते हैं। तो कंट्रोल जब हम करेंगे, दिस वन इज फैक्टर, इसको सेलेक्ट किया और प्लग इन में मैंने कॉमन लेटर, नहीं तो आप खुद ही एरो ड्रॉ कर लीजिएगा, राइट। और इसके पैरामीटर में वेरिएंस 1 कर दिया है मैंने, बजाय किसी एक पे 1 लगाने के, और इसको रन कर दीजिए। सबसे पहले मुझे बताइए होगा क्या। क्या आप देख रहे हैं सेटिस्फैक्शन 1 पे एक तो एरो इसका गया, एक एरो इसका गया, ये तो एरर टर्म है। तो क्या आप ये देख रहे हैं सेटिस्फैक्शन 1 एक मल्टीपल रिग्रेशन बन गया है। ये जो सेटिस्फैक्शन की वैल्यू कहाँ से आएगी, इन चारों से, लॉयल्टी की इन चारों से, और CLF की इन 8 से। तो इसका मतलब सेटिस्फैक्शन 1 में इसका इफेक्ट है और इन सब का इफेक्ट भी जा रहा है। तो अगर CLF नहीं है तो इस पर फर्क नहीं पड़ेगा, इस वाले पे। और अगर ये कुछ सब्सटेंशियल है तो सर्टेनली इस वैल्यू पे फर्क पड़ जाएगा जो 0.7 से कम थी, इनके इसमें भी फर्क पड़ जाएगा। तो हम बोलेंगे देखो इससे पता लग गया हमें। चेक कर लेते हैं इस चीज़ को, कोई आपस में कनेक्ट नहीं करने। और ओके, इसने कहा कुछ इशू हो गया, क्या इशू हो गया, इटरेशन लिमिट रीच हो गई है। इटरेशन लिमिट जब रीच हो जाए ना, तो इसका एक तरीका ये भी है कि इनके एरर टर्म किसी और पे लगा के देखें। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं वो, उसकी जब आप यूज़ करते हैं तो आई होप आपको आ जाएंगी ये चीज़। हाँ जी, देखो नंबर एक तो 0.7 से 0.57 हो गया, बिल्कुल इफेक्ट पड़ रहा है, काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ गया इस पर। तो सेकेंडली 0.8774 ये तो बहुत ही उड़ गया इस पे, तो यानी लॉयल्टी पे तो काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ रहा है इनका। अब इसमें इशू ये है कितने फ़र्क को हम बोलें कि ये फ़र्क ठीक है। ये तो दिख रहा है बिल्कुल, अब क्लियर ही आपके सामने 0.7 था। इसको यूज़ करने से जब एक मैंने माना, कोई भी एक एक्सटर्नल फैक्टर है, हमें नहीं पता क्या है, पर कोई चीज़ है जिससे हर एक के ऊपर, अगर देखिए अब यहाँ कुछ छोटी छोटी बातें नोट करते चले। अब सबसे पहले तो क्या मैं ये मान रहा हूँ इस CLF का हर एक के ऊपर सिंपल इक्वल इफेक्ट पड़ रहा है। मैंने कब कहा इस पे कम है ज़्यादा है, मैंने कहा सब पे इक्वल सा ही इफेक्ट, जो सब पे इक्वल है। तो यहाँ एक हम ये भी अप्रोच यूज करेंगे, इक्वल पड़ता है का अनइक्वल पड़ता है, हमारा क्या इफेक्ट आ रहा है। 0.195371, ये तो किसी पे कितना ज़्यादा है, इस पे तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट है CLF का, लॉयल्टी 4 पे, इस पे कम इफेक्ट है, राइट। तो हम ये कॉन्जेनरिक और नॉन कॉन्जेनरिक, अगर इक्वल इफेक्ट हो उसको बोलते हैं नॉन कॉन्जेनरिक, और अनइक्वल इफेक्ट है हर एक पे तो कॉन्जेनरिक हो गया। जैसे ये मुझे दिखा रहा है कॉन्जेनरिक इफेक्ट है, सब पे इक्वल तो नहीं दिख रहा है। ओके, लॉयल्टी पे तो बहुत ज़्यादा है, ये तो बहुत ही कम ही हो गया। इन पे किसी, इस पे भी है ज़्यादा 0.71, बाकियों पे कम है, ठीक है। लेकिन अब मैं क्या करूं, तो अब इसमें ये बोला जाता है कि अब आप इसकी प्रेजेंस में रिपोर्ट करें कि एक्चुअल में इसका 0.57 है, 0.7 नहीं है, इनकी AV रिलायबिलिटी एक्सेट्रा अकॉर्डिंगली करें। तो आपने कह दिया भाई, हमने मान लिया कॉन्टामिनेशन है, हमें नहीं पता उसको दूर कैसे करें, पर इसके प्रेजेंस में जब हम काम करते हैं तो कॉन्टामिनेटेड रिजल्ट्स हैं, मैंने बोल दिया जी ये रिजल्ट आए हैं इसकी प्रेजेंस में। प्रोफेसर गैस्किन भी यही बोलते हैं कि इसकी प्रेजेंस में इंप्यूट करो और आगे स्ट्रक्चरल मॉडल पे जाइए। ये हो गया हमारा दूसरा तरीका। तीसरा तरीका हमारा क्या हुआ, तीसरा तरीका हमारा हुआ कि अगर आपके पास मार्कर वेरिएबल भी एज ए वेरिएबल है, 3 से मिलके बना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप उसको एज सिंपल रन करके देख लीजिए कि क्या वो ठीक है, आपका मार्कर वेरिएबल भी रिलायबल है, सिग्निफिकेंट एक्सेट्रा। अब यहाँ पे जब कोरिलेशन मार्कर अप्रोच लगाते थे, उनका, वो बड़े सीधे लोग थे, उन्होंने कहा देखो जो भी, पहले तो स्टैंडर्डाइज एस्टिमेट कर दें, इसमें सबसे मार्कर वेरिएबल का कम से कम रिलेशन कितना है, 0.21 है सेटिस्फैक्शन के साथ, ठीक है। इसका स्क्वायर कर दो, 0.2 का कितना हो गया, 4%। तो इनका कहना है कि एक्चुअली अब आप ये मान के चलो कि 4% कॉन्टामिनेशन हर एक के अंदर होगा, मिनिमम 4% तो है, इसमें तो शायद ज़्यादा लग रहा है, 16% के करीब दिख रहा है, पर मिनिमम 4%। कैसे, दोबारा देखें, मार्कर वेरिएबल जितने भी कंस्ट्रक्ट के साथ रिलेटेड है उसमें से मिनिमम देखो, ये आ गया 0.2, उसका स्क्वायर कर दो, रिमेंबर ये R है, R का स्क्वायर R स्क्वायर हो गया 4%। इसका मतलब मिनिमम 4% तो मार्कर सबको ही इफेक्ट करेगा। तो इसका मतलब इसमें जब 4% का कॉन्टामिनेशन है, इसमें भी कर दिया, तो 7 का स्क्वायर 49 हुआ ना, 49 तो है अपेरेंट, उसमें से 4 को घटा दो, 45 को रिपोर्ट करो कि ये एक्चुअल है। 4% हमें दिख रहा था जी, वो 4% था हमारा मार्कर की वेरिएबल, ठीक है। ये है कोरिलेशन मार्कर अप्रोच। एक और तरीका, तीसरा तरीका इसी को काम करने का हमारा है कि इनको उठा के अब साइड में रखो, मार्कर वेरिएबल को यहाँ ले जाएं और
ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अप्रोच मैं यूज़ कर रहा हूँ नॉन लेटेंट वर्कर वेरिएबल, यानी जो आपस में रिलेशन है, एक थर्ड है, इससे हर एक के ऊपर एरो लगा दो। इसमें भी प्रोफेसर गैस्किन का प्लगइन काम आ सकता है। सेलेक्ट करें प्लगइन पे कॉमन लेटेंट वेरिएबल, सब पे आ गए इस पे, ठीक है, और आप इसको रन कर दें। रन हो गया, ठीक है जी। क्या आया असर? 0.69 फ़र्क तो आया, इस पे भी थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है। 7.4 इसमें लेवल 4 पे तो दिक्कत लगी रही है, 6 बाकी ठीक है, और बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा इस तरीके से यूज़ करते हैं। तो ये जो तरीके हैं फ्रेंड्स, इनका नाम है पार्शियल कोरिलेशन अप्रोच। पार्शियल कोरिलेशन का मतलब या तो आपके पास नॉन हो, ठीक है, कोई वैल्यू हो, चाहे वो फर्स्ट फैक्टर हो, चाहे वैल्यू निकाल रखी हो, किसी भी तरह से डाटा फाइल में होना चाहिए। दूसरी टेक्निक थी नहीं हमें नहीं पता, तो एक सर्कल से सबको कनेक्ट कर दो और देखो इनमें क्या फ़र्क पड़ता है। तीसरा है कि आपने सर्कल भी, आपने ये सोशल डिज़ायबिलिटी को एक्चुअल में मेज़र किया हुआ है, इसका इफेक्ट देखिए तीनों का, और इनका इफेक्ट आ जाता है। तो ये तो हुए मेथड। अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं, किस तरह की गड़बड़ें आएंगी इसको यूज़ करने से, ये हम आगे डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टॉप हियर। थैंक यू।